बच्ची रोने लगी, उसके साथ करीब 7-8 साल की बच्ची थी लेडीज़ के साथ। तो बच्ची रोने लगी, कहने लगी कि हमारे पापा जो भी काम करके आते हैं आपके यहाँ दे जाते हैं और मेरे यहाँ खाना नहीं बनता है। तो मैंने कहा क्या माजरा क्या है? तो बोले हमारा आदमी रिक्शा चलाता है। अच्छा। रिक्शा चलाता है और 8 बजे जब रिक्शा चला के आता है तो सीधा आपके यहाँ घुस जाता है और जो कमा के लाता है वो आपको दे जाता है, इस लालच में कि सुबह को हमारा नंबर आ जाएगा। और वो पैसे जो कमाता है रिक्शा चला के वो मेरे सट्टे में चले जाते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत फीलिंग्स हुई और ये लगा कि यार ये तो बहुत गंदा काम है जिसने पूरा 2013 के इस वाक़े ने सट्टा किंग के नाम से जानी जाने वाली राबिया अख्तर की जिंदगी ही बदल दी थी। राबिया अख्तर की माने तो उन्होंने कसम खा ली थी आज के बाद सट्टे के इस काले कारोबार पर हमेशा हमेशा के लिए ताला जड़ दूंगी। राबिया अख्तर ने सट्टे का कारोबार ही बंद नहीं किया बल्कि सट्टे का अड्डा कहे जाने वाले मीरा के पेट इलाके में बने अपने उस घर को ही बेच दिया जहां सट्टा खेला जाता था। अच्छे और बुरे कर्म इंसान के होते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और पश्चाताप करता है तो ऊपर वाला भी उसे माफ कर देता है। राबिया ने साल 2013 में हज का मन बनाया। राबिया की मांग कबूल हो गई और 2014 में हज मुकम्मल किया। वापस आई तो उन्हें हज्जन राबिया अख्तर के नाम से पहचाना जाने लगा। हज्जन राबिया अख्तर की माने तो अल्लाह के घर के दीदार करने के साथ उन्होंने अपने गुनाहों की माफी तलाफी भी कर ली, लेकिन अतीत यानी बीता हुआ कल आज भी उनका पीछा कर रहा है। 8 साल गुजर गए हैं, आज तक उन्होंने सट्टे की तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी वो अक्सर सट्टा किंग के तौर पर अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं, जो राबिया और उनके परिवार को बहुत आहत करता है। इन 8 सालों में राबिया अख्तर पर कई केस दर्ज हुए। राबिया अख्तर की माने तो उनमें से कई गंभीर आरोप झूठे तक साबित हो चुके हैं, केस वापस किए जा चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी राबिया डगमगाई नहीं, आज भी वो मजबूत पिलर की तरह खड़ी दिखाई देती हैं। राजनीति और समाज सेवा करना हज्जन राबिया अख्तर का मकसद बन चुका है। आपको बता दें, सट्टे का कारोबार बंद कर और हज से वापस लौटने के बाद राबिया अख्तर ने 2014 में सियासत में कदम रखा। साथ ही अपनी बनाई राबिया फाउंडेशन नाम की सामाजिक संस्था के बैनर तले हज्जन राबिया माजूर, मजबूर, गुरबों की मदद करती रही तो दबों कुचलों की आवाज बनी, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही, साथ ही सियासत में भी खुद की जगह बनाती रही। साल 2015 में हज्जन राबिया अख्तर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ने हज्जन राबिया अख्तर को समाजवादी पार्टी बुनकर सभा उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। किन्हीं सियासी वजहों से राबिया ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर 2017 में पीस पार्टी का दामन थाम लिया और 2017 में बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई और 17,000 से ज्यादा वोट हासिल कर जता दिया कि जनता उन्हें पसंद करती है। जिसके बाद हज्जन राबिया अख्तर ने बरेली मेयर और बरेली लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। हज्जन राबिया को जनता का सहयोग तो मिला, लेकिन जीत का परचम नहीं लहरा पाई। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हज्जन राबिया सियासत में सक्रिय हैं, तो उनका राबिया फाउंडेशन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा। हालांकि इस दौरान हज्जन राबिया का अतीत उनका पीछा करता रहा। सट्टे से उनका नाम जुड़ता रहा और आज भी जुड़ता रहता है। हज्जन राबिया पर कई केस दर्ज हैं और वो अपने ऊपर लगने वाले हर आरोपों का जमकर मुकाबला भी करती हैं। हज्जन राबिया की माने तो वह अपने अतीत को भुला देना चाहती हैं, लेकिन उनके विरोधी झूठे आरोप लगाकर इसे जिंदा कर देते हैं। हमेशा सामाजिक सेवा में लगी रहती हैं। कोरोना काल के दौरान हज्जन राबिया अख्तर ने जिस तरह लोगों के घरों में जा जाकर राशन बांटा, उसे आज भी लोग याद करते हैं। यही नहीं, तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हज्जन राबिया अख्तर ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और वो नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की मजबूत संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखी जा रही हैं।
हज्जन राबिया अख्तर सट्टा किंग के नाम से अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं, जबकि उनकी माने तो 2013 से उन्होंने सट्टे से किनारा कर लिया है। तो हज्जन राबिया अख्तर पर 2017 से लेकर अब तक कई गैर कानूनी मामलों में केस दर्ज हुए हैं। हज्जन राबिया अख्तर ने सट्टे के काले कारोबार से 2013 में ही किनारा कर लिया, तो उनके इनकम के सोर्सेस क्या हैं? चुनाव लड़ने में आने वाले खर्च कहां से उठाती हैं? राशन, कपड़े बांटने से लेकर कई तरह से गरीबों, माजूरों और मजबूरों की मदद करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा कैसे लेती हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके और हमारे जहन में उठ रहे हैं। आज हम हज्जन राबिया से इन्हीं तीखे सवालों के जवाब लेंगे। बात सियासत पर भी होगी, सामाजिक मुद्दों पर भी होगी। आप कहीं जाइएगा नहीं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। हमारे साथ हैं हज्जन राबिया अख्तर, जो नवाबगंज विधानसभा से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी के तौर पर, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। हम इस मुद्दे पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात उस अतीत यानी गुजरे कल की होगी जो आज भी इनका पीछा करता है। जी हाँ, सट्टा कारोबारी के तौर पर इन्हें आज भी लोग सट्टा किंग कहते हैं, जबकि 2013 में इन्होंने सट्टा का कारोबार खिलाना बंद कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया जी, सट्टा 2013 से आपने खिलाना बंद कर दिया और आज भी आपका नाम सट्टा किंग के तौर पर जाना जाता है, लोग कहते हैं। क्या आज भी वो कारोबार चल रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? लोग क्यों कहते हैं आज भी सट्टा किंग आपको? जो लोग मेरे विरोधी हैं और जिन्हें ये लगता है कि मैं सट्टा चलवाती हूँ या सट्टा खिलवाती हूँ या सट्टे का कारोबार चल रहा है, ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने 2013 से काम बंद कर दिया और 2013 के बाद में मेरा सफ़र समाज सेविक का शुरू हुआ, वो भी एक महिला की वजह से। जी क्योंकि 2013 में मेरा काम होता था मीरा की पेट में जी, और सट्टे का कारोबार चलता था, लोग आते थे, जाते थे, खेलते थे। लेकिन उसमें एक दिन ऐसा भी आया कि तारीख थी 15/2013। जी 15 तारीख को बाहर काफ़ी शोर हो रहा था, ऊपर छत पे लिखाई होती थी, बहुत शोर हो रहा था। बाहर आवाज़ें लग रही थी कि काम बंद करो, उस लेडीज़ को बुलाओ, उस लेडीज़ को बुलाओ। तो मैं नीचे जाके देखती हूँ तो 3 बच्चों के साथ एक औरत खड़ी है। जी, मैंने पूछा, आप शोर क्यों मचा रही हो, क्या बात है? कि आपकी वजह से मैं शोर मचा रही हूँ, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है और मेरे यहाँ खाना नहीं बनता आपके ये कारोबार चलाने से। तो मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या किया? उस वजह से गर्मी होने लगी, आपस में बोल चाल भी होने लगी, क्योंकि मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बच्ची रोने लगी, उसके साथ करीब 7-8 साल की बच्ची थी, लेडीज़ के साथ। तो बच्ची रोने लगी, कहने लगी कि हमारे पापा जो भी काम करके आते हैं आपके यहाँ दे जाते हैं और मेरे यहाँ खाना नहीं बनता है। तो मैंने कहा, क्या माजरा क्या है? तो बोले, हमारा आदमी रिक्शा चलाता है। अच्छा। रिक्शा चलाता है और 8 बजे जब रिक्शा चला के आता है तो सीधा आपके यहाँ घुस जाता है और जो कमा के लाता है वो आपको दे जाता है, इस लालच में कि सुबह को हमारा नंबर आ जाएगा। और वो पैसे जो कमाता है रिक्शा चला के, वो मेरे सट्टे में चले जाते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत फीलिंग्स हुई और ये लगा कि यार ये तो बहुत गंदा काम है, जिसने पूरा दिन रिक्शा चलाया 10 रुपये 5 रुपये इकट्ठा करके और वो सारे पैसे हमारे पास आ जाते हैं। हमने जहाँ भी लगाना है गलत तरीके से, पैसे का गलत काम है ये। इस पे हमारे यहाँ 10 दिन तक डिस्कस हुआ मेरे हस्बैंड से। जी, जब डिस्कस हुआ तो हमने कहा, हम ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम कर लीजिए पर ये काम अब नहीं करना है। इसी बात को लेके हमारा काफ़ी टेंशन भी हुआ। फिर उसके बाद में काम को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद में लोगों को लगा कि इन्होंने ऐसे ही बंद कर दिया है, काम इनका चल रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि एक ओपनी बिजनेस है तो उसके जाहिर उसमें हम पूरी तरीके से साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। उसी दौरान मैंने बिल्कुल प्रक्रिया बना ली कि मुझे काम नहीं करना। अच्छा। 2013 7वें महीने में अच्छा जी, लॉक लगा दिया और मकान सेल के लिए लिख दिया कि ये मकान बिका हुआ है। जिस जगह आप सट्टा जिस जगह हम खिलाते थे सट्टा करते थे ये मकान बिका हुआ है। जब मकान बेच दिया, जी, बेचने के बाद में हमने कपड़े में पैसा लगाया। अच्छा, हाँ, कपड़े में पैसा लगाया, कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है
कि मैं ये बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, जी जी सबके घर जाके कहूँ मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, पर रियलिटी ये है कि मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि ये सट्टा किया जाए, क्योंकि वो फैमिली एक ऐसी थी जो मेरे ज़मीर को मेरे अंदर ही अंदर मुझे घुटन दे गई। मैं किसी भी कीमत पे काम करना नहीं चाहती थी, बिल्कुल बंद कर दिया 2013 से। 13 में ही मैंने लास्ट महीने में हज का कहा कि मैं हज करूँगी। जी 2014 मैंने 13 में अपना वो करा, पर्चा भरा। लोगों ने कहा कि अरे ये तो सट्टा खेलती हैं, इनका नंबर नहीं आएगा। जी जी पर अल्लाह का एहसान है, मुझे अल्लाह ने अपने घर में बुलाया भी, जगह भी दी, और मैंने काम को मतलब दिल से ख़त्म किया, किसी के डर से नहीं, किसी कुछ नहीं, दिल से मैंने इस काम को बिल्कुल बंद कर दिया। जी और अल्लाह ने मुझे अपने दीदार के लिए इजाज़त दी कि तुम आओ। मेरा नंबर आया, क्योंकि हज पैसे वाले नहीं करते हैं, बेशक। जब तक उसका नंबर ना आए हज नहीं करते हैं। जी जी परवरदिगार के यहाँ जाके 2014 में हज किया, जिस साल क्रेन गिरी थी जी। उस साल मैं वहीं अच्छा, थी। अच्छा, हाँ जी, जी, जिस साल क्रेन गिरी तो मैं काबे खाने में असर की नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के वहीं बैठ जाते थे हम लोग, काफ़ी सारे लोग गए थे। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ केवल यही दुआ करी कि अल्लाह हराम से बचाइए। मैं अपने गुनाहों की तौबा करती थी, रोती थी कि अल्लाह दोबारा कभी वो घड़ी ना आए कि मुझे कभी पेन पकड़ना पड़े किसी गलत काम के लिए। और मैंने वो करके भी दिखाया, लेकिन लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। और उसकी आप देख ही रहे हैं, लोग सट्टा किंग कहते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। और इसका प्रूफ परवरदिगार है। अगर मैं गलत होती तो मेरा नंबर भी नहीं आता। मैं वहाँ दीदार करके आई, 2-2 बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीदार करके आई, और 2-2 बार मैंने यही दुआ मांगी कि अल्लाह इज़्ज़त की खिलाइए, हराम मत खिलाइए। ये सच्चाई है राबिया अख्तर की। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं वो सिर्फ ओनली दुश्मनी में, मेरा ज़मीर ज़िंदा हो गया, मरा हुआ था, मैं काम कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही मैंने कसूर नहीं किया, लेकिन अब उस कसूर को, मेरी ज़िंदगी को तबाह करके फेंक दे, बर्बाद कर दे, बदनाम कर दे। हद ये है कि आज की डेट में मुझे ये लगता है, बताइए मैं काम नहीं करती हूँ और मैं किंग बन गई। लोग ऐसे भी आते हैं मेरे घर, आप काम करो मत करो, आप तो किंग हो, आप काम करो। किसी को उठाते हैं तो वो लोग कहते हैं हज्जन काम कर रही हैं, कोई और करता है हज्जन काम कर रही हैं। तो कम से कम मेरी खास करके निवेदन है लोगों से कि पहले उस चीज़ को देखें, उसके बाद मुझे साबित करें कि मैं काम कर। राबिया जी, अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो आप पर कई ताबड़तोड़ मामले दर्ज हुए, आप अखबार की सुर्खियां बनी। 6 महीने तक तो जहां तक अखबार की सुर्खियां बनती नहीं, कई मामले दर्ज हुए। मैं मानता हूं आपकी बात को, आपने अल्लाह के घर गई, हज किया आपने, आप हज्जन हैं, आपको हज्जन के नाम से जाना जाता है। तो फिर ये अचानक आपके ऊपर ऐसे केस दर्ज क्यों शुरू हो गए, क्या वजह रही? अब अगर आप इन केसों की बात करते हैं तो आप बताइए, कोई कसूर नहीं है जी कहीं पुलिस कहती है कि पकड़ लिया है, कहीं कहती भाग गए। 24 दिन में मेरे मुझ पे 7 मुकदमे हैं, न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय जो कहेगा, मैं अंदर तक की आपको बात क्या बताऊं, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। मेरा नसीब खराब था या लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, पॉलिटिक्सर ने, कि राबिया आगे ना बढ़े, अगर बढ़ गई तो साथ सच्चाई की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि मुझे दलाली से नफरत है। मेरे खिलाफ 24 दिन में 7 मुकदमे हुए और बड़े बड़े मुकदमे हुए। आप देखिए मेरे पास एक नोट है जी और आप पढ़िए, इस पे कसदन तरीके से गैंगस्टर नहीं लगती है। अच्छा, कार्यालय संघ निदेशक ने जो है इसमें जी 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 मैंने देखा इसमें। जी, तो गैंगस्टर की कार्यवाही नहीं की जाती। 6 दिन के बाद मुझ पे गैंगस्टर लगाई गई। जी 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 तो इसको आप क्या कहेंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन है मेरा कि प्रशासन, शासन और न्यायालय में जो फैसला हो वो हक का हो और सच्चाई पे हो। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, और अगर मैं कसूरवार नहीं हूँ तो मुझे मेरी जांच की जाए। मैं इससे बिल्कुल दूर हूँ। जी। अच्छा, गैंगस्टर के अलावा और कौन कौन से मामले दर्ज किए गए आप पर? कुछ मेरे ऊपर कोई गंगापुर में शिवा नाम का आदमी पकड़ा गया, जिसको मैं नहीं जानती। जी स्मैक है, पता नहीं चरस है क्या है, उसका कारोबार करता, उसके साथ मुझे भागा हुआ दिखा दिया, मुझे और मेरे बेटे को। जी और एक जगह मेरे साथ 2 किलो गांजा लगाया गया, 1 किलो 900 ग्राम। जी और ये सट्टा क्या होता है, यही जुआ, जी। जुए के 3 का केस दर्ज किए गए। जी मतलब 2 केस ऐसे हैं जिसमें जुए में पैसे लेने हज्जन आई थी, उस आदमी को पकड़ लिया, मैं भाग गई। अब ये तो आप सोच ही सकते हैं कि मैं इतनी हैवी हूँ
और मैं भाग जाती हूँ, पुलिस पकड़ नहीं पाती, मुकदमा मेरे ऊपर लग जाता है। इसमें मैं क्या कहूँ, बस मैं तो यही कहूँगी जो खुदा करे वो बेहतर करे और सच करे। यानी आपकी बात पर यकीन किया जाए, जिस तरह से आप कह रही हैं 2013 के बाद वाकई आपने एक बार भी इस तरह का कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया, और आपने कह रही हैं कि मैंने बार बार गिड़गिड़ा कर जो है काबे और मक्का में जो है दुआ मांगी थी कि मैं जो हूँ अब इस तरह के, मुझे मेरा ज़मीर जाग गया है तो मैं अब ये काम नहीं करूँगी। उसके बावजूद भी आप पर अचानक 1 साल के अंदर ये इस तरह के मामले, कोई वजह तो रही होगी जो सामने आए हैं? ये तो वही लोग बता सकते हैं, ये सवाल मेरा नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि मैंने अगर ये गलती करी है तो खुदा जानता है और खुदा इसकी मुझे उसका देगा एवज़। बाकी मुकदमे लिखे हैं वो तो न्यायालय में, आप जानते ही हो, न्यायालय जो करेगा, मुझे जो करेगा न्यायालय मुझे मंजूर है। और वाकई सच्चाई ये है कि जब सट्टे का नाम आता है तो मैं रोने लगती हूँ, मैं बात नहीं कर पाती, क्योंकि सट्टे ने मेरी पूरी तरीके से मेरा पॉलिटिक्स जीवन और सामाजिक जीवन ख़त्म कर दिया है। मेरी लोगों से यही निवेदन है कि मुझे मेरा यकीन करें और मुझे साबित करें कि मैं सट्टा करती हूँ। साबित करना ज़रूरी है। अल्लाह के यहाँ से आवाज़ आ रही है, आप मेरा मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अल्लाह को नाजिल करके कहती हूँ कि मैंने 2013 से सट्टा नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है। अगर आप तस्वीर देखें, मैं भी खामोश हूँगा। आप देखिए वाकई मस्जिद से आवाज़ आ रही है, नमाज के लिए आवाज़ आ रही है, नमाज के लिए पुकारा जा रहा है। और इस वक्त में हज्जन राबिया अख्तर जिस तरह से कह रही हैं कि अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है, मैं यकीन मानिए मैंने 2013 से सट्टा नहीं खेला है, तो वाकई सोचने की बात तो है कि आखिर आज तक वो दाग जो राबिया अख्तर के नाम से हज भी करके आ गई हैं, बावजूद इसके सट्टा किंग के नाम से आज भी अखबारों की सुर्खियाँ बनती रहती हैं। हालांकि सवाल इसलिए भी और भी उठता है कि चुनाव भी लड़ती हैं, ख़र्चे भी होते हैं, इखराजात होते हैं बहुत सारे, कई चुनाव लड़े हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सवाल यही राबिया साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, राबिया अख्तर जी, चुनाव में बहुत ख़र्चा होता है, तो ये जब आपने ये कहा जाए काला कारोबार छोड़ दिया, तो ये इखराजात कहाँ से आप पूरा करती हैं? आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। मेरे हस्बैंड 5 साल सऊदी रहे, मेरे पास पैसा भेजा, पैसा आता रहा, हमारा खर्चा इतना नहीं है, दोनों बच्चे शादीशुदा हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, प्लस हमारा कपड़े में तो पैसा हमारा 14 साल पहले से लगा हुआ है जी। अच्छा। काम तो मैंने ये मार्केट के काम सिर्फ 3 साल किया, सट्टा जिसे बोले वो सिर्फ ओनली 3 साल किया जी। बाकी तो मेरा कपड़े का कारोबार आज से नहीं है, 14 साल से, जिसका नेहा जरीहाट के नाम से रजिस्ट्रेशन है, मेरी बेटी के नाम से। अब वो पहले ऐसा नहीं होता था कि उसमें पैसा डालो, उसका दिखाओ, पैसा लगा दिया। काम मेरा बेटा और मेरा दामाद संभालता है, मेरे हस्बैंड। अब इसमें इतना लंबा चौड़ा हमारी गाड़ी, आप किसी से भी मालूम करेंगे, हमारी एक गाड़ी से चुनाव हुआ कैंट विधानसभा का, जो कि सफारी हमने सेकंड हैंड ली थी, सेकंड हैंड गाड़ी ली, उसी से हमने अपने कैंट में घुमा फिरा के उसी से चुनाव किया। चुनाव अगर हमारे पास पैसा होता तो बहुत बेहतर तरीके से लड़ा जाता, इतना पैसा हमारे पास नहीं था, एक गाड़ी रही, प्लस हमें पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो पब्लिक की बेसिस। पैसा ही नहीं है तो चुनाव लगातार क्यों लड़ रही हैं आप? चुनाव में लगातार इसलिए लड़ रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उसका मुझे मेहनत का सिला दे और मैं कुछ बन गई तो मैं लोगों के काम आ पाऊँ, क्योंकि जब तक कुछ बन नहीं पा रही हूँ, जब तक मैं काम कम कर रही हूँ, अगर बन गई तो मैं ज़्यादा करूँ। मेरा शौक़ है कि मैं लोगों की मदद करूँ, मरूँ तो लोग कहें अम्मा जी थी। जी। राबिया अख्तर किस तरह से सामाजिक कार्य करती हैं, किस तरह से राजनीति में आई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से बता रही हैं कि मैं चुनाव लड़ती हूँ, इनकम के सोर्सेज क्या हैं वो भी हमने जानने की कोशिश की। इनका कपड़े का काम है और बरेली खुद ब खुद ज़री दरदोदी के वजह से एक अलग पहचान रखती है, तो हमने वहाँ विज़िट की है जिस जगह पर इनका ज़री दरदोदी का काम होता है और जहाँ पर इनका कपड़ा का काम होता है, कपड़े का कारोबार है। तो आइए उस तस्वीर को देखते हैं, उसके बाद भी सवाल बहुत सारे हैं राबिया अख्तर से, प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन आइए वो तस्वीर देख। दोस्तों, हज्जन राबिया अख्तर का ये वो कारखाना है, कहें ये वो वेयर हाउस है जिस जगह इनके ये ज़री दरदोजी किए हुए सूट रखे हुए हैं। आप जो तस्वीरें बराबर में देख रहे हैं, इनके उस कारखाने की है जहाँ कारचोब हो रहा है और यहाँ पर इसकी पैकिंग होती है। और यही हज्जन राबिया अख्तर का
जो इनकम का सोर्स है। लोग भले ही कुछ भी समझे, लेकिन हज्जन राबिया अख्तर का आप ये देख सकते हैं कि ये जो सूट वगैरह हैं वो अलग अलग स्टेट में जाते हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा। राबिया जी, आपका ये जो सामान है, ये जो सूट है, कहाँ कहाँ जाते हैं? ये पंजाब भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हमारे यहाँ बरेली मार्केट में भी होते हैं, ऑर्डर पे बनते हैं, ऑर्डर बना के और हम देते हैं, अपने कपड़े पे तैयार करते हैं। अच्छा, ये तभी से शुरू कर दिया था आपने 2013 के बाद? ये 13 से पहले से है, लेकिन पैसा बाद में ये है ज़्यादा लगाया ताकि बड़ा हो जाए, अपने काम बढ़िया चले जी जी। और इससे लोगों को कारोबार भी मिलेगा और हमें भी 2 पैसे मिलते हैं। अच्छा, इसी से जो पैसा आता है वही आप इलेक्शन में जो भी है अपने खर्च अखराजात पूरा करते हैं? इसी से करते हैं, सब काम इसी से होते हैं हमारे। इसी से हो रहा है जी। तो जो तस्वीर हमने दिखाई आपको, आप देख सकते हैं कि इस जगह पर इनका पूरे ये दरी दरदोदी के किए हुए सूट रखे हुए हैं, जो बताया पंजाब वगैरह सब जगह जाते हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बराबर में, ये इनके उस कारखाने की है जहाँ कारचोप होता है। तो दोस्तों, ये वो तस्वीर थी हज्जन राबिया अख्तर के उस कारोबार की जिस जगह हमने विज़िट की और ये जाना कि इनके इनकम का सोर्स क्या है। हज्जन राबिया अख्तर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी पहचानी जाती हैं, सियासतदान के तौर पर भी पहचानी जाती हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। नवाबगंज से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी के तौर पर, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। कब से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं और सियासत में कब आई, इन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। राबिया जी, हमने देखा वाकई आपके जो इनकम के सोर्सेज है वो हमने देखे और जनता ने भी देखे। सवाल यही है कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और सियासत में कब से आप जुड़ी, उसके बारे में ज़रूर तफसील से बताइए। 2001 से ही मेरी राबिया फाउंडेशन चलती है जी। और उसमें मेरी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए बाद में रजिस्टर्ड हुई। लेकिन समाज सेवी कार्य करना, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने बड़ी गरीबी देखी है। 7 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम, मेरे पापा ख़त्म हुए थे, तो हम लोगों का तीनों बहन भाइयों का पालन पोषण मेरी माँ ने किया है। तो हम ये जाते थे, लाइन में लगते थे, किसी से राशन लेते थे, किसी से कुछ करते थे। वो हमारे दिमाग में हमेशा से बसा रहा कि हमें अल्लाह इतना इस लायक बनाए कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। तो ये जज्बा हमारे अंदर शुरू से है। उस जज्बे को आप ये देखिए, अभी कोरोना पीरियड गया है, कोरोना के अंदर हमने ऐसे घर भी देखे हैं जिनके घरों में 10 बजे जाके आटा, दाल, सब्जी ले जाके खाना बनवाया, क्योंकि अल्लाह ने वादा करा है कि सुलाएंगे नहीं, उठाएंगे। हमने अपने जेवरात गिरवी डाले, हमने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन उस कार्य को हम करते रहे। लोगों से भी मदद ली, जो इस लायक थे उनसे कहा कि आप मदद करिए। हॉस्पिटल जाते थे, कोरोना पीरियड में हॉस्पिटल में जाके खाना बना हुआ पैक कराते थे। बीच में आपको याद होगा रमज़ान आए थे जी। तो रमज़ान में पूरा पैकेट बनाते थे जी। जिसका हमारे पास प्रूफ है। लोगों ने हमें नवाजा भी लेटर से कि हज्जन ने बहुत बढ़िया काम करा। वहाँ मैंने ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है। कालीबाड़ी पे टोटल गैर मुस्लिम है, वहाँ भी मेरी वहाँ वीडियो देखिए, वहाँ भी मैंने जाके लोगों की मदद करी। डीएम साहब के यहाँ से एक आदमी आया कि हमारे थ्रू आप बांटना, उनकी फ़ोटो भी है इसके अंदर जी। तो उनके थ्रू भी माल दिया, जितनी भी मेरी हैसियत थी उसके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी, क्योंकि ताकि कोई किसी घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा ना जले। अच्छा। मदद मेरे ब्लड में है ये कि मैं मदद कर पाऊँ, क्योंकि भूखा जो होता है उसको फाके का अंदाज़ा होता है, और जो भूखा नहीं होता उसको अंदाज़ा नहीं होता कि फाका क्या होता है। और अगर मैंने सट्टे से इतना प्रॉपर्टी, लोग कहते हैं जैसे सट्टा, फिर अभी मुझे लेना पड़ रहा है नाम जी। तो मेरे 75 गज का मकान है, आप आइएगा देखिएगा उसमें कितनी सुख सुविधा है जो किंग के घर में होती है। किंग कह रहे हैं कि किंग, कोई कहता है लेडीज डॉन, कोई कुछ कोई कुछ। आप घर से अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं कितना पैसा है मेरे पास, या मैं कितना पैसा 2 नंबर से कमा रही हूँ। बेशक। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस तरह की जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सट्टा किंग कहा जाता है, तो परिवार पर बहुत असर पड़ता होगा आपके? परिवार पे इतना असर पड़ता है कि बस हम आपको बता नहीं सकते। घर की स्थिति ये है कि बेटा रोता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, कहता मेरी माँ ने अच्छा करा लेकिन उसका सिला नहीं मिला। मैं कहती हूँ अल्लाह इंसाफ करेगा, क्योंकि हमारे हसन हुसैन ने सच की लड़ाई लड़ी थी और 72 थे, और वो हज़ारों की तादाद में थे, फिर भी उनकी जीत हुई जी।
तो मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ तो 101% मैं जीतूंगी, 1000% मैं जीतूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ। अब जो कहता है गलत है, आप बोल दो, कोई भी बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो साबित करे मैं कहाँ गलत हूँ। जी चलिए अब सियासत की बात कर लेते हैं। सियासत कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँची है? सियासत की बात अगर करते हैं तो मैंने भाई 2017 में पीस पार्टी से चुनाव लड़ा जी 17,330 वोट मुझे पड़े। अच्छा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, जी लोगों ने मुझे अपनाया। उस मैटर में भी सट्टा किंग लोगों ने कहा, तब भी मुझे लोगों ने पनाह दी। जी और इंशाअल्लाह ये नवाबगंज की सीट जी अगर मुझे कांग्रेस अपनाती है, कांग्रेस भरोसा करती है मेरे ऊपर, तो इंशाअल्लाह ये है 1000% मैं सीट जीत के लाऊंगी, क्योंकि अंसारी वोट 80,000 है। अच्छा, 80,000 अंसारी वोट है, अंसारी वोट 80,000 है, गंगवार वोट 80,000 है, जी 55,000 वोट जी। SC है, जी और 1.5 लाख टोटल जी मुस्लिम वोट है। जी तो मैं तो अंसारी वोट पे ही चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं अंसारी हूँ। जी तो अंसारी 80,000 है, और जिसमें के उनके लड़ने वाले हैं 10 जी गंगवार, जी और मैं अकेली महिला मुस्लिम हूँ। अच्छा, तो मुझे पूरा यकीन है अगर हमारा प्रियंका जी का साथ रहा जी और हमें टिकट देती हैं वो, जी तो चुनाव इंशाल्लाह जीत के आऊँगी। और अगर उन्होंने किसी कारण मुझे नहीं इस लायक समझा जी तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं, तो मैं वोट करूँगी, पब्लिक वोट करेगी तो मैं आज़ाद लड़ूंगी। बहुत अच्छा, मतलब आपको पूरा भरोसा है अगर टिकट मिलता है तो आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर टिकट कांग्रेस नहीं देती है तब भी आप पब्लिक का जी, चलिए बहुत पब्लिक वोट करेगी तो मैं लड़ूंगी, अदरवाइज नहीं लड़ूंगी। जी। अभी आपने कहा कि अकेली मुस्लिम महिला प्रत्याशी हैं आप, लेकिन समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, इस तरह से और भी तो महिला कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं, तब भी आपकी मजबूत दावेदारी रहेगी? मेरी जब भी मजबूत दावेदारी रहेगी, 101% मेरी मजबूत दावेदारी है, क्योंकि लोग मेरे पास खुद आए वहाँ के चल के, मैं थोड़ी गई हूँ। चलिए हम वहाँ पे चलेंगे, वो भी देखेंगे कि आप कितनी बड़ी मजबूत दावेदारी जो पेश कर रही हैं वो वाकई वहाँ जनाधार है कि नहीं है, वो भी हम ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताइए, इस जो आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका क्या कुछ असर पड़ता है इन सब चीज़ों को लेकर के अभी भी जब आप चुनाव लड़ने जा रही हैं तो? अगर असर पड़ता तो 3,500 आधार मेरे पास नहीं आते, जबकि वीडियो तो सब में वीडियो वायरल करते हैं लोग, पेपर में देते हैं, वो है। अगर पब्लिक नहीं कहती तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ यहाँ से अपना शहर छोड़ के नवाबगंज जाऊँगी। वाकई मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। मैंने 2017 यहाँ से लड़ा तो 17,000 वोट तो मेरा पक्का है, क्योंकि महिलाओं का सहयोग करती हूँ मैं, महिला मुझसे जुड़ी हुई है। अब अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो ओनली पब्लिक के प्लेस पे जा रही हूँ, क्योंकि पब्लिक का कहना, मेरी एक फ्लैक्सी अभी तक नहीं लगी, सबने फ्लैक्सी लगा दी, मैंने नहीं लगाई, और मैं मजबूती से कह रही हूँ मैं जीतूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि प्रियंका जी पूरा मेरे ऊपर भरोसा करेंगी। तो हजन राबिया अख्तर को पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, अगर कांग्रेस उनको नवाबगंज से टिकट देती है तो 100% जीतने का दावा कर रही हैं, और जिस तरह का समीकरण बताया उसके हिसाब से ये कहती हैं ये जीत हासिल करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं टीस वही है कि जब भी कोई बात आती है तो सट्टा किंग का जिस तरह से जिक्र हो जाता है, मीडिया में सुर्खियां बन जाता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। लेकिन जिस तरह से हजन राबिया अख्तर ने अपनी सफाई पेश की, साफगोई दी, और जिस तरह से कसम खाई और जिस तरह से कहा जो कि उन्होंने किस किस तरह से दुआएं मांगी हैं और तौबा की है कि 2013 के बाद उन्होंने एक बार भी किसी भी इस तरह के काम में हाथ नहीं डाला है, और परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। लेकिन मजबूती के साथ हजन राबिया अख्तर खड़ी हुई हैं, ये चुनाव लड़ना चाहती हैं नवाबगंज से, कांग्रेस से, और अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वोट करेंगे, अगर पब्लिक कहेगी तो ये चुनाव लड़ेंगी। अब इस एपिसोड को देखकर आपको सोचना है कि हमेशा हजन राबिया अख्तर को सट्टा किंग कहा जाता है, क्या ये सही है? हालांकि केस चल रहे हैं, कोर्ट को फैसला करना है कि कितने ये जो आरोपी हैं इन पर आरोप सिद्ध होते हैं तब ये गुनाहगार होंगे, उससे पहले गुनाहगार नहीं कहा जा सकता इनको। ऐसे में हमें और आपको, जो लोग इनके खिलाफ हैं या जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो इनके दिल को चीरते हैं, इनको तकलीफ़ देते हैं, इनके पुराने समय को याद दिलाते हैं, वो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद था इनसे तीखे सवाल करने का, इनसे असलियत जानने का, क्या वाकई हजन राबिया अख्तर
क्या हज्जन का चोला ओढ़े हुए ही हैं, या वाकई उन्होंने जो है उस कारोबार से, कहा जाए उस काले कारोबार से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है। तो कुल मिलाकर आज हज्जन की बात की जाए तो वो इस बात पर भरोसा दिला रही हैं कि उन्होंने 2013 से बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी कारोबार, किसी काला कारोबार कोई भी नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाता है। मामले कोर्ट में है, अब आपको ये फैसला करना है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, उसको कम से कम सिद्ध तो होने दें, उसके बाद ही उन पर जो है ये कहा जाए कि ये इस कारोबार में है या सट्टे का किंग है। फिर और किसी शख्सियत के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ हम हज्जन राबिया अख्तर के उस क्षेत्र में भी जाएंगे अगले एपिसोड में कुछ दिनों के बाद, जहां पर ये कह रही हैं इनका जनाधार बहुत ज़्यादा है और वोटर्स इनको अपना आधार कार्ड देकर कह रहे हैं कि हज्जन राबिया अख्तर को टिकट दिया जाए। हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हज्जन राबिया अख्तर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप हमारे पास आए, हमारी बात को सुना आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।